अगला है आधे अधूरे। मोहन रागेश का नाटक है। समाज की विसंगतियों से जूझने का सीधा प्रयास किया गया है। वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष की खोज असंभव है। महेंद्र नाथ और सावित्री का वैवाहिक जीवन रागेश जी ने प्रस्तुत किया है। सावित्री को लगता है कि उसके पति का व्यक्तित्व अधूरा है। पूर्णता की खोज में वह जितने भी अन्य पुरुषों के संपर्क में आती है में उसे कोई ना कोई कमी दिखाई पड़ती है। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पूर्णता किसी में नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे नाटक का मूल्य प्रतिवादी वर्तमान मध्यवर्तीय परिवार की विसंगति है। नाटक में चित्रित परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अधूरेपन के दंश से पीड़ित है, किंतु विडंबना यह है कि वह दूसरों को अधूरा और अपने को पूर्ण समझता है। इस नाटक में जो परिवार चित्रित किया गया है उसके पात्र स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी अपने अपने ढंग से जीते हुए अपनी कामनाओं एवं आकांक्षाओं का बोझ लिए टूटते बिखरते हैं। अपनी मनमर्जी से दिशाहीन एवं क्रियाशील होकर जी रहे हैं। सभी में अविश्वास, कुंठा, संशय, हीनता बोध एवं विघटन के अभाव है। सब अपने अपने अस्तित्व के प्रति सजग है और आधे अधूरेपन का भाव लिए अंततः जी रहे हैं। अगला नाटक है सिंदूर की होली, जो 1934 में प्रकाशित है। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा नाटक है। इसमें संपन्न वर्ग की मानसिकता का चित्रण हुआ है। भ्रष्टाचार लोगों की मानसिकता भी इसमें दिखाया गया है और निर्दोषों की हत्या की जाती है। विधवा का स्वरूप है। यहाँ पे एक मनोरमा एक विधवा है, उसका जो जीवन है इसका चित्रण भी यहाँ पे होता है। इसमें 3 अंक है। प्रथम अंक में समस्याओं को उबारा गया है। भगवंत सिंह अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने भतीजे की हत्या करना चाहता है और भतीजा रजनीकांत है, उसकी हत्या की जाती है और मुरारी लाल को इसे छुपाने का जो पैसा है वो देते हैं। इस तरह इस नाटक में हत्याएं होती है। अंत में इस नाटक में जो कुछ किया है उसका फल करने वाले को मिल भी जाता है। अगला नाटक है एक और द्रोणाचार्य, जो 1977 में प्रकाशित है। इसमें 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य है और उत्तरार्ध में 7 दृश्य। इसमें द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा एक दिशा पर चलती है और गुरु प्रोफेसर अरविंद की कथा एक तरफ चलती है। द्रोणाचार्य की कथा में द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा मांगता है गुरु दक्षिणा के रूप में। इसी तरह वहाँ पे एक अन्याय हुआ है इस एकलव्य के साथ, तो वही बात को आज के द्रोणाचार्य के रूप में उभारा। पूर्वार्ध में नकल करते हुए एक लड़का राजकुमार जो प्रेसिडेंट का बेटा है कॉलेज का, उसे पकड़ता है, लेकिन इस बात को रफा दफा करने के लिए चंदू नाम की एक
साधारण लड़के को पकड़कर उसे रस्टिकेट किया जाता है, ये कहते हुए कि उसने नकल किया है। चंदू बहुत बार कोशिश करता है कि उस पर जो इल्ज़ाम लगा है उसे मिटा दिया जाए, और अरविंद जो गुरु है उससे जाकर बोलता भी है। लेकिन अरविंद क्या करता है, वो चाहता है कि चंदू के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है और उसे कहता है कि अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो ऐसा मत करो। यहाँ पे एक पात्र है जो विमलेंदु है, वो पहले ही मर चुका है। उसका और अरविंद का जो संवाद है उसके रूप में ये द्रोणाचार्य की कथा आते हैं। यानी ये जो द्रोणाचार्य है वो तत्कालीन जो बड़े लोग हैं उसके हिसाब से चलता है। ये जो सही है उसके वो मार्ग नहीं चुनता। चंदू ने लेकिन पिछली बार इस तरह एक घटना हुई थी और उसने अपने अच्छा शिक्षक होने का फ़र्ज़ निभाया था, इस वजह से वो मारा गया था। अरविंद भी चाहता है कि चंदू की मदद करे, लेकिन उसे डर है कि कहीं प्रेसिडेंट वगैरह आकर उसे मार ना ले। यानी प्रेसिडेंट का बेटा है राजकुमार, उसके खिलाफ़ अगर आवाज़ उठाया तो इसकी नौकरी भी जाएगी और ज़िंदगी भी जाएगी। और इसकी बीवी जो लीला है वो भी अरविंद को समझाती है कि तुम प्रेसिडेंट का ही साथ दो, ऐसे बच्चों का साथ मत दो। यही इस नाटक में मुख्य रूप से आते हैं। और उत्तरार्ध में क्या होता है कि राजकुमार जो नकल करते हुए पकड़ा गया था लेकिन उसे छोड़ दिया गया, इस वजह से उसकी हरकत और बुरा हो गया और वो अनुराधा नाम की एक लड़की के साथ बलात्कार करती हैं और वो कंप्लेंट कर देती। उसकी गवाह ये अरविंद बनता है। अरविंद कहता है कि उसके खिलाफ गवाही ज़रूर देगा। अनुराधा खुश हो जाते हैं कि उसके साथ कोई है। वो उसके साथ हुए अन्याय को रोकने के लिए प्रयास करती हैं और पुलिस के पास गवाही देने के लिए अरविंद से अनुरोध करती है। लेकिन क्या है कि उत्तरार्ध में भी क्या होता है, ये विमलेंदु आकर अरविंद को समझाते हैं। विमलेंदु और अरविंद का जो संवाद है वो इस दृश्य में उत्तरार्ध में भी होता है। वो उस बार भी अनुराधा की मदद करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाती, और लीला भी मना कर देती है कि मदद मत करो, हमारी जो ज़िंदगी है वो कष्ट में हो जाएगी। और ये अरविंद क्या करता है, चुप रहते हैं, वो गवाही देने से मना कर देते हैं। इस दुख में अनुराधा उस घर से निकलती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। ये जो आत्महत्या करती है वो चंदू की प्रेयसी है। और अंत में क्या होता है, प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। अरविंद प्रेसिडेंट को मारना चाहता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया था, ऊपर से खाई में गिर गया था। लेकिन क्या हुआ, अरविंद को दोषी मानकर अदालत में पेश किया जाता है। इसका गवाह चंदू था। चंदू ने प्रिंसिपल और गुरुजी को उसने साथ देखा था, लेकिन गुरुजी ने उसे धक्का नहीं मारा था। लेकिन चंदू गवाही में सिर्फ इतना कहता है कि उन दोनों को साथ में देखा था। इसी तरह इस नाटक का अंत होता है। यानी एक और द्रोणाचार्य यहाँ पे ये अरविंद बनता है। यानी सब कुछ जानकर भी उसे, सही राह जानकर भी उसे कुछ ऊपर के लोगों के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। यही इस नाटक का सार तत्व है। नाटक है अंजू दीदी। ये 1955 में प्रकाशित मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इसमें 2 अंक हैं। अपने पति के यहाँ आती हैं और वहाँ की जो वो सब कुछ अनुशासन में करना चाहती है।
वो कहती है, हमारे नाना जी कहा करते हैं वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। इस कहते हुए उसे कठोर नियम बनाया है उस घर में। 8 बजे खाना खाना है, इतने बजे वो करना है, इतने बजे वो करना है, इस तरह कठोर नियम है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते थे और बेटा उसका सब बात सुनता था। और शादी से पहले हंसमुख रहने वाला उसका पति वकील साहब शादी के बाद उसके हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह जाती हैं और पति उसके लिए सारी समझौता करने के लिए भी तैयार होता है। और सब कुछ अनुशासन में ही होता है। उस वक्त उसके भाई वहाँ पे आते हैं। अंजू के भाई श्रीपद उस घर में आते हैं। श्रीपद को दीदी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आकर उस घर के सारे अनुशासन नष्ट कर देते हैं। सबको अपने अपने इच्छा के अनुसार जीने के लिए कहते हैं। पति वकील साहब को शराब पीने ले जाते हैं और उसका बेटा, जिसे अंजू डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहते थे, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। और श्रीपद कहता है कि तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेटर ही बनो। भाई के जाने के बाद वो फिर सब कुछ अनुशासन में करना चाहती है, लेकिन क्या होता है कि उस घर में कुछ भी पुराने जैसा नहीं रहता। उसके बात मानने वाला बेटा भी है, उससे पलटकर जवाब देने लगते हैं। और पति शराब के नशे में घर वापस आने लगते हैं तो वो मनोरोग का शिकार बन जाते हैं अंजू दीदी और आत्महत्या कर लेती हैं। दूसरे अंक में वहाँ पे अंजू की बहू दिखाई देते हैं, अंजू की प्रतिनिधि बनकर। नीरज डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बना, क्रिकेटर भी नहीं बना, वो सिटी मजिस्ट्रेट बनकर रह गया है। उसका बेटा नीलम उसे ओमी आईसीएस बनाना चाहती है, नीरज कुछ और बनाना चाहते हैं और वो खुद कवि बनना चाहते हैं। कुछ साल बाद उसके भाई फिर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अंजू दीदी सख्त जालिम थी, जैसे उसके नाना जी थे वैसे ही थे। वो नीलम को कवि बनने के लिए कहते हैं और उसके पति गंभीर और तन्हा जीवन जी रहे हैं। वो अंजू जैसे बनना चाहती थी वैसे ही बनकर जी रहे हैं। उसे पता चलता है कि अंजू उसकी वजह से, उसकी शराब की नशे की वजह से मरी थी। ये सब उसे दुख में डाल देता है। इसमें क्या आता है कि एक मानसिक रोग से त्रस्त नारी का जीवन है और एक परिवार की, जो मध्यवर्तीय परिवार की बातें हो रही हैं। ये सब इस नाटक का प्रमुख अंक है। मन्नू भंडारी का महाभोज, ये 1983 में प्रकाशित है। इसका हरिजन की दयनीय स्थिति का चित्रण इसमें हुआ है। बिसु शहर जाकर पढ़ा लिखा एक अच्छा खासा लड़का है जो कहीं पर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं। और जोरावर नाम का एक आदमी है जिसने मज़दूरों का शोषण किया था और उसके शोषण में 9 मज़दूर मारे गए थे। इसका सबूत बिसु के हाथ लग जाता है और ये बात जोरावर को पता चलता है और जोरावर उसे मार देता है। जोरावर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर देते हैं। साहब को कहते हैं कि उसे पकड़े और दा साहब जोरावर को बचाते हैं और बिंदा जो बिसु का दोस्त है उसे जेल में डाल देता है। अंत में वो लोग पार्टी करते हैं, दा साहब और जोरावर मिलकर, और महाभोज का आयोजन करते हैं। यही इस नाटक का अंत होता है। इसमें दर्शाया है कि कैसे बड़े बड़े लोग मिलकर हरिजन आम जनता का शोषण करते हैं
और उन्हें उनके खिलाफ अगर कुछ करे तो उसका कैसे वध भी कर देते हैं। आम जनता की त्रासदी का चित्रण हुआ है, राजनीति के षड्यंत्र का चित्रण यहाँ पे हुआ है, और बिकाऊ मीडिया का चित्रण है, भ्रष्टाचारी पुलिस का चित्रण है। सब कुछ इसमें हुआ है जो समाज में आजकल चलते आ रहे हैं। अगला नाटक है बकरी, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, 1974 में प्रकाशित है। इसमें गांधीवादी दर्शन दर्शाया गया है। बकरी को यहाँ गरीब जनता का प्रतीक माना गया है। दो अंग है, प्रत्येक अंग में 3-3 दृश्य है। वर्तमान स्थिति को उजागर करते हैं, आम आदमी की पीड़ा निधि पर ग्रामीण लोग कैसे विश्वास करते हैं और उनको कैसे तोड़ा जाता है, ये सब इसमें चित्रित हुआ है। यह नाटक है आषाढ़ का एक दिन, 1958 में प्रकाशित है। इसमें कालिदास के जीवन का चित्रण हुआ है। कालिदास जो कवि है उसका चित्रण हुआ है और उसे आधुनिकीकरण करके यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ये कालिदास एक आम आदमी की तरह यहाँ पे पेश आते हैं। कालिदास मल्लिका एक दूसरे से प्रेम करती है, लेकिन उसे विवाह नहीं कर पाता और कालिदास उज्जैन चला जाता है और वहाँ जाकर ये लिखना शुरू करते हैं और लिखते उसे मान सम्मान प्राप्त होता है और उसे राजकन्या प्रियंगु मंजरी के साथ उसका विवाह होता है। मल्लिका कालिदास से भावात्मक प्रेम करते हैं। माँ कहती हैं भावना से जीवन नहीं चलती, उस कालिदास को भूल नहीं पाती। कालिदास अब्रिज देशों में भटकता है, कश्मीर में माद्रगुप्त बनता है, पर मल्लिका के प्रति उसे प्रेम अवश्य है। उसके दिल को छोड़ने की जो अपराध बोध है वो भी उसे बार बार सताता है। सालों से मल्लिका उसकी इंतज़ार करते हैं, उसके जो रचनाएं हैं वो पढ़ती हैं और उसके जो तरक्की है उसे सुनकर वो खुश होती है। और यहाँ पे जो रचनाकार है, जो लेखक है, उसमें एक व्यवस्था होती है, उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। इसका भी चित्रण लेखक यहाँ पे करते हैं। और अंत में माँ की मृत्यु के बाद उसे विलोम से शादी करना पड़ता है। मन से वो कालिदास को चाहती है, लेकिन तन से विलोम की हो जाती है। अंत में एक दिन जो आषाढ़ का एक दिन था, उस दिन कालिदास मल्लिका से मिलने आता है और मल्लिका एक बच्चे की आवाज़ सुनकर अंदर चली जाती है। यानी वहाँ पे एक ममता है, उसे कालिदास के पास जाने से रोक रहा है। यहाँ पे एक दुकान होता है, वो दोनों एक नहीं हो पाते, लेकिन विलोम के लिए ये सुखांत है।